देखो वेक्टर अलजेब्रा ये अभी तक जितनी भी चीजें बताई बेसिक्स में कि इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है वेक्टर अलजेब्रा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब अगर कोई बाद में मेरे से पूछता है कि सर फिजिक्स समझ नहीं आती या फिजिक्स में दिक्कत आती है वो सारी चीजें, तो मेरा पहला सवाल उससे यही होता है कि वेक्टर्स आता है या नहीं आता है। बिकॉज अगर तुम्हें वेक्टर्स नहीं आता है तुम फिजिक्स कभी नहीं सीख पाओगे, और अगर वेक्टर समझ में आ गया तो आधी से ज्यादा फिजिक्स तुम्हारे लिए वैसे ही आसान हो जाएगी। तो वेक्टर्स को जरा ध्यान से समझो, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं फिजिक्स के बेसिक्स बनाने के लिए, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेक्टर्स नहीं समझ में आया आगे बिल्कुल मत बढ़ना, क्योंकि तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। वेक्टर समझ में आ गया तो आगे की बात होगी। आज क्या बोला, स्वेटर नहीं पहना, जैकेट नहीं पहना, जाना है ना जाओ। A quantity that has both magnitude and direction is called a vector quantity. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और इसका एग्जांपल है, वैसे तो वेक्टर क्वांटिटीज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट अभी तुमको मैं सिर्फ वही एग्जांपल्स बता रहा हूं जिनमें तुम डील करोगे और बहुत टाइम तक कोई और एग्जांपल की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटीज है 5: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एंड फोर्स। हमारे लिए अभी के लिए यही है वेक्टर क्वांटिटीज, बट वेक्टर क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती है। अभी आगे आने वाले सिलेबस में और वेक्टर क्वांटिटीज आती रहेंगी, बट ये 5 नाम ऐसे हैं जो तुमने सुने हैं। मतलब तुमने आज तक जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं 9th में और 10th में, उन सब में से अगर वेक्टर मैं छांटू तो ये 5 निकल के आते, बाकी तुम 11th में पढ़ो। तो जितनी स्केलर क्वांटिटीज तुम पढ़ने वाले हो लगभग उतनी ही वेक्टर क्वांटिटीज भी पढ़ोगे, और उन वेक्टर क्वांटिटीज का अपना एक अलग मैथमेटिक्स है जो तुम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ोगे। अब ये कॉन्सेप्ट्स जो तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुम बार बार यूज करोगे आगे जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ये मत समझना कि ये चैप्टर में पढ़ा और काम खत्म, ये हर चैप्टर का पार्ट है। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने लिखा कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। बट इसका मतलब क्या है?
बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ वैल्यू बताओ और काम चल जाता है, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी डायरेक्शन बताए बिना काम नहीं चलता। पूरा काम चलने का मतलब है कि हमको कोई फाइनल अगर रिजल्ट बताना हो, कुछ आउटकम निकालना हो, तो हमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है सपोज यहाँ, ठीक है, इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगाई, अब फोर्स का हमने कहा नाम लिखा हुआ है, फोर्स का हमने वेक्टर क्वांटिटीज में नाम लिखा हुआ है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने इस पे एक फोर्स लगाई ऐसे और उस फोर्स की मैंने वैल्यू भी दे दी कोई, सपोज मैं कह रहा हूं कि मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाई और मैं कह रहा हूं कि ये फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है। मान इस ब्लॉक पे हमने इस तरीके से एक 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि मैंने इस पे एक और फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, तो हमारा पहला सवाल आएगा, तो पहला सवाल आएगा कि किधर को लगाई। अगर मैं बोलता हूं कि इस पे मैंने एक 10 न्यूटन की फोर्स और लगाई, तो बताओ टोटल फोर्स क्या हो। सो फोर्स एक ऐसी चीज है वेयर 10 + 10 इज नॉट 20, इट कैन बी 20 और इट कैन हैव एनी वैल्यू। क्योंकि अगर तुमने दूसरी जो 10 न्यूटन की फोर्स है वो लगाई इसके पैरेलल, दोनों फोर्सेस तुमने लगाई ऐसे, तब जाके टोटल कितना हो जाएगा 20। बट अगर तुमने फोर्स लगाई ऐसे तो कैंसिल हो जाएगी और तब 10 न्यूटन की एक्स्ट्रा फोर्स लगाने से 0 आंसर आएगा। बट यही 10 न्यूटन की फोर्स ऐसे भी लग सकती है, एंड ऑब्वियसली उस केस में ना ही तो ऐड हो रही है ना ही सब्ट्रैक्ट हो रही है, कोई नया ही केस है। और एक 10 न्यूटन की फोर्स ऐसे भी लग सकती है और किधर भी लग सकती है। तो देयर आर इनफाइनाइट केसेस और हर केस में आंसर विल नॉट बी 20। सिर्फ एक ही केस में आंसर 20 होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगे, बाकी किसी भी केस में आंसर 20 नहीं होने वाला। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका रिजल्ट हम तभी बता सकते हैं जब हमें बाकी की फोर्सेस की डायरेक्शन बताओ। सिर्फ वैल्यू बताने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और कोई भी क्वांटिटी उठाओ, जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर मैं बोलूं कि मैंने इसको 10 मीटर डिस्प्लेस किया किसी डायरेक्शन, फिर मैं बोलता हूँ, चलो मैं बोल देता हूँ कि मैंने इसको 10 मीटर ऐसे डिस्प्लेस किया, ऐसे सीधा सीधा मैंने इसको 10 मीटर डिस्प्लेस किया, और फिर मैं बोलता हूँ कि मैंने इसको 10 मीटर डिस्प्लेस किया फिर से दोबारा, तो बताओ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगली बार जब मैंने 10 किया तो अगर मैंने 10 सीधा सीधा ही किया तो आंसर आएगा 20, लेकिन अगर मैं वापस ले आया 10 तो आंसर आएगा 0। बिल्कुल यही, जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में थी आंसर आया था 20, जब अपोजिट में थी आया था 0। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यही हुआ, 10 इधर ले गया और फिर से 10 इधर ले गया तो 20, और 10 इधर ले गया और 10 वापस ले आया तो 0, और फिर ऐसे भी ले जा सकता हूँ कि 10 इधर ले गया और 10 उधर ले गया, फिर आंसर कुछ और आएगा। तो ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी भी, कि अगर मैंने इसको धक्का मारा इधर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी और फिर इधर 10 और दे दी तो 20 हो जाएगी, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में किसी ने धक्का मारा और 10 दे दी तो 10 - 10 क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन पे क्या नहीं डिपेंड करता, जैसे मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी, अगर मैं बोलूं कि ये लोहे का बॉक्स है और मैंने इसमें एक मैग्नेट चिपका दी 1 kg, इसका मास है 5 kg और मैंने इसमें मैग्नेट चिपका दी 1 kg की, तो बताओ टोटल मास कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 6 kg। हम पूछेंगे ही नहीं कि मैग्नेट किधर चिपकाई, मैग्नेट चाहे इधर चिपकाओ चाहे इधर चिपकाओ चाहे इधर चिपकाओ चाहे नीचे चिपकाओ कहीं भी चिपकाओ, तो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता मास। टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है और इसको हीट किया गया और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ाएगा तो 20 डिग्री होगा, चाहे वो हीट कहीं से भी किया, किसी भी डायरेक्शन से हीट किया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर से हीट करो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर से हीट करो तो घटेगा नहीं। सो दीज आर स्केलर क्वांटिटी।
पर उनकी बात हम नहीं करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज की बात हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे, बिकॉज स्केलर क्वांटिटीज को हैंडल करना वेरी इजी, वो तो हम करते हैं बचपन से। लेकिन हमें पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा, जो बिल्कुल हमारे लिए एक नए तरह का मैथमेटिक्स है, जिससे वेक्टर क्वांटिटीज हैंडल होती है। और जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो सुन ले, तुम्हारी क्लास 12 का एक पूरा चैप्टर यहाँ कवर हो गया। क्लास 12 में चैप्टर 10 है मैथ्स में वेक्टर अलजेब्रा, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। तो जिनके पास साइंस है उनको 12 का वो चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता, उनके लिए सारा काम आसान। ठीक, समझ गए? तो वेक्टर क्वांटिटीज का अपना एक मैथ्स है, और वो मैथ्स हमको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वेक्टर क्वांटिटीज का मैथमेटिक्स बनाने की हमको इसलिए जरूरत पड़ी ताकि हम डायरेक्शंस बता सकें। हम मैग्नीट्यूड तो बता सकते हैं 10, यूनिट बता सकते हैं न्यूटन, पर हम डायरेक्शन नहीं बता सकते मैथमेटिकल। हम डायरेक्शन बोल के तो बता सकते हैं कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, हम बोल के बता सकते हैं, लेकिन हम मैथमेटिकली तो नहीं बता सकते। तो मैथमेटिकली डायरेक्शन बताना हमने जरूरी समझा, इसलिए हमने एक तरीका निकाला कि हम मैथमेटिकली डायरेक्शन कैसे बताएं, और वही हमको इसमें पढ़ना। और याद रखना, वेक्टर अलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने का एक और तरीका, और कुछ भी नहीं है इसमें। मैं बिल्कुल रिलेट कर दूंगा एक एक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है? ओके, तो अब शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा, प्योर मैथ्स। प्योर मैथ्स, एक मैथ्स का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ्स का टॉपिक पढ़, फिजिक्स नहीं है इसके अंदर। फिजिक्स नहीं है, मैथ्स। तो डायरेक्शन कैसे बताएं? सवाल है कि डायरेक्शन कैसे बताएं। तो डायरेक्शन बताने के लिए हमने एक नई चीज इजाद करी, डिस्कवर करी, और उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर अलजेब्रा में पहली और सबसे इंपॉर्टेंट काम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पलक 3:45 की थी बेटा क्लास, तुम कब से हो वेटिंग रूम में? सर अभी ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन किया है? थोड़ा जल्दी आना था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जब तक वेक्टर चल रहा है कोई क्लास मिस ना करे, क्योंकि तुम्हारा पूरा फिजिक्स खराब हो जाए। एक चीज अगर मुझे छांटनी हो बेसिक्स की फिजिक्स के अंदर, जिसके बिना फिजिक्स बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे इंटीग्रेशन भूल जाओ, डिफरेंशिएशन भूल जाओ, लॉग भूल जाओ, पीछे की सब भूल जाओ, वेक्टर नहीं भूलना। वेक्टर पे सब कुछ डिपेंड करता है। 12th के बच्चे बहुत परेशान, पहले ही चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हो जाते हैं जो वेक्टर के बिना नहीं हो सकते, फिर उन्हें समझ नहीं आता। वेक्टर्स वेक्टर्स वेक्टर, जब भी तुम्हें लगे तुम्हारी फिजिक्स वीक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम समझ जाना तुम्हारा वेक्टर्स वीक है। देखो, तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए यूज करनी है, विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और याद रखना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे बनाए हैं सिर्फ चीजों को आसान करने के लिए, ठीक है, ताकि हम डायरेक्शंस को बता सके। सिंपल सी बात है, डायरेक्शंस को मैथमेटिकली बताने का तरीका है वेक्टर अलजेब्रा।
हमें डायरेक्शन बोल के बतानी पड़ती है। A force of 10 न्यूटन is acting towards east। हम इतना लंबा नहीं बताना चाहते, हम बोल के बताना ही नहीं चाहते, हम मैथमेटिकली बताना चाहते। तो हमने मैथमेटिकली डायरेक्शंस बताने का एक तरीका निकाला। इससे पहले वाला हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। दोस क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। आगे इस पे फोकस करने की कोशिश करो, समझ में आएगा। सो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट का मतलब होता है वन। अ वेक्टर whose magnitude मैग्नीट्यूड समझते हो ना? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। जैसे मैं बोल रहा हूँ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो मेरा मतलब है 10 हो गया उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, और न्यूटन उसकी हो गई डायरेक्शन, ओह सॉरी यूनिट। ठीक है, तो जो वैल्यू आती है ना, न्यूमेरिक वैल्यू, अगर जैसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कह रहे थे कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव लो, ये डायरेक्शन नेगेटिव लो, जो हमने काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस किए, तो अगर तुम्हारी वेलोसिटी आती है -4 मीटर पर सेकंड, तो magnitude is 4, just the numeric value without unit, without sign, that is called magnitude. A vector whose magnitude is 1 unit, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 यूनिट। A vector whose magnitude is 1, that is called a unit vector. For example, force of 1 newton, displacement of 1 meter, velocity of 1 meter per second, ठीक है, acceleration of 1 meter per second। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 यूनिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज represented by putting sign on the symbol this sign। ये क्या लिख रहा हूं मैं अभी, मैं तुमको समझाता हूं, पहले मैं लिख लूं फिर मैं बताता हूं। ये साइन क्या है? दिस साइन क्या is called cap और hat। क्या लिख रहा हूं मैं? जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर को बताते हैं तो यूनिट वेक्टर का हम सिंबल क्या लेते हैं? यूनिट वेक्टर का हम सिंबल लेते हैं जो भी उस क्वांटिटी का सिंबल है उसके हेड के ऊपर, उसके सिंबल के सर के ऊपर हम ये साइन लगाते हैं, एंड दिस साइन इज कॉल्ड कैप और हैट। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लगाऊंगा एक्स कैप, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, तो एक्स कैप। इसका अपना एक अलग से सिग्निफिकेंस है, उसकी बात करनी है हमको, इसलिए हमने डिस्कस किया। जैसे एक्स कैप, एक्सेलरेशन है a, लेकिन यूनिट एक्सेलरेशन है तो a कैप, मोमेंटम है p, लेकिन यूनिट मोमेंटम है तो p कैप, फोर्स है f, लेकिन यूनिट फोर्स है तो f कैप। इस तरीके से दिस इज रेड एज कैप, या इसको हैट भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन हम अगर यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब एक्सेलरेशन फोर्स वगैरह निकालने से नहीं है, हमारा मतलब है डायरेक्शन निकालने से, और ये यूनिट वेक्टर हमारी डायरेक्शन निकालने में हेल्प करता है। देयर आर 3 प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स, और उन्हीं की यहाँ पे बात होगी। 3 हमने यूनिट वेक्टर पहले से डिफाइन कर रखे, अभी देखना यू क्लियर हो जाएगी सारी चीज। 3 हमने यूनिट वेक्टर्स पहले से डिसाइड करे हुए हैं। वन इज कॉल्ड I cap, one is called J cap, and one is called K cap. I cap is a unit vector along
positive direction of x-axis. I cap is a unit vector along the positive direction of x-axis. J cap is the unit vector along negative positive direction of y-axis. And k cap is unit vector along positive direction of z-axis. ठीक है, ये तीन यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनकी वैल्यू है 1। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अभी जेड भी बनाए, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम एक यूनिट को पढ़ते हैं तो हम वन यूनिट को वन यूनिट बोलते हैं, बट उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये है O, दिस इज O एंड दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज B। अगर हम जैसे तुम मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ते थे, OA की जो लेंथ है वो है 1 यूनिट, है ना। OA की लेंथ है 1 यूनिट, तो तुम उसको OA भी बोल लेते थे और AO भी बोल लेते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक ही क्वेश्चन में तुम उसको पहले OA लिख रहे हो, अगले स्टेप में तुम उसको AO लिख देते थे, AB को BA लिख देते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिकॉज लेंथ किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ उतनी ही रहेगी, चाहे इधर से इधर नाप लो चाहे उधर से उधर नाप लो। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की। सो व्हेन वी से आई कैप, जब हम बोलते हैं आई कैप तो हमारा मतलब होता है यही एक यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। व्हेन वी से आई कैप तो हमारा मतलब होता है यही एक यूनिट विद डायरेक्शन। आई कैप इज अ वेक्टर, आई कैप इज अ वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और उसकी डायरेक्शन ये होती है। दिस इज आई कैप। सो व्हेन वी से आई कैप इट कैन ओनली बी OA नॉट AO। समझ आया? तुम लिखना नहीं लगेगा। When we say I cap, तो I cap का मतलब है एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हो 1। We need two things in a vector, one is the magnitude and one is direction. So when we say I cap, हमें दोनों पता चल जाता है। डायरेक्शन को मैथमेटिकली बताने का यही तो मतलब है ना, कि सिर्फ डायरेक्शन बोलनी ना पड़े, सिर्फ एक वैल्यू सुन के दोनों बातें पता चल जाए। तो व्हेन वी से आई कैप तो हमें दोनों बातें पता चल जाती है कि एक तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है और दूसरा इसकी डायरेक्शन इधर है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कोई भी एक यूनिट की चीज जो इधर हो वो क्या है? आई कैप। व्हेन वी से दैट फोर्स इज आई कैप then it is a force of 1 Newton acting along positive direction of x axis. When we say velocity is I cap, then it is a velocity of 1 meter per second acting along positive direction of x axis. So all these vectors, this one, ये भी, they are all I caps. This is I cap. This is I cap. This is I cap. A और
AB is I cap ना? OA is I cap, AB is I cap, BC is also I cap, CD is also I cap. Because OB मतलब 2 I cap. yes, यही तो point. Because OA and AB and BC and CD, they are all satisfying this criteria. They are all a vector of magnitude 1 and acting along positive x-axis. So they are all like. तो सोचो इतनी छोटी सी बात थी कि सिर्फ आई कैप सुन के मैग्नीट्यूड भी पता लग गया और डायरेक्शन. But what about the vectors which are not having magnitude as 1 unit? For example, अगर मैं बोलता हूं कि मेरी जो फोर्स है, क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि जो फोर्स है वो है सपोज 5 आई कैप या 4 आई कैप. अब देखो, when वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, जब वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर लगाई जाती है कैप. बट जरूरी नहीं है कि वेक्टर यूनिट वेक्टर ही, इट कैन हैव एनी वैल्यू. तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके हेड पे एरो लगा के. ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने F लिखा और F के हेड पे एरो लगाया, तो मैं कह रहा हूं F वेक्टर. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं इस वक्त, बिल्कुल समझ लो. एक तुमने 9th 10th में, फोर्थ तो 9th में भी पढ़ी तुमने. फोर्थ जब 9th में पढ़ी तो वहां पे तुमने 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, ऐसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, आई कैप जे कैप यूज नहीं किया था, है ना, क्योंकि हमने डायरेक्शंस में डील नहीं किया. 9th में तुम्हें फिजिक्स पढ़ाया गया और वो सारा फिजिक्स सिर्फ अप्लाई होता है लीनियर मोशन. अगर मैं लीनियर मोशन हटा दूं तो तुम्हारा 9th का फिजिक्स फेल हो जाए. 9th का तुमने जो भी चैप्टर पढ़ा, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे मोशन हो, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे वो वर्क एनर्जी पावर हो और चाहे वेव्स हो, वो सब लीनियर मोशन पे एप्लीकेबल था. वहां पर हर क्वेश्चन ये एज्यूम करके दिया गया था कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और जब तक सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही हैं सारी बातें, तब तक हमें वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है. तब तो जरूरत ही नहीं. जब एक से ज्यादा डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है तो हम लोग वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं. तो हमने वहां वेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया ही नहीं. तो हम फोर्स तो तब भी बोलते थे 10 न्यूटन, बट हम सिंबल जब लेते थे तो सिर्फ एफ लेते थे, एरो नहीं लगाते थे, बिकॉज हम डायरेक्शन की बात ही नहीं करते. बिकॉज दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. इसीलिए तो वेक्टर्स जो है वो फोर्थ चैप्टर का पार्ट है, बिकॉज जब तक तुम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ो तो वेक्टर्स की जरूरत ही नहीं. अब हम लोग के चौथे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन. इसमें एक्स और वाई दोनों होंगे और वो फिर बिना वेक्टर्स के नहीं हो सकता. और फिर आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में 2D मोशन ही रहेगा, तो बिना वेक्टर्स के नहीं हो सकता. बिना वेक्टर्स के तो फिर तुम्हारा सीधा सेकंड बुक में आएंगे चैप्टर, जब तुम हीट और वो सब पढ़ोगे, थर्मोडायनामिक्स, उसमें वेक्टर का कोई काम नहीं, वो सारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं. एंड में टेम्परेचर चैप्टर्स आएंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, 2-3 बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं, उनमें कहीं पर वेक्टर्स नहीं यूज हो रहा. उनके अलावा सारे चैप्टर्स यूज समझने के लिए क्लास 11 के और 12 की फर्स्ट बुक के तुम्हें वेक्टर्स सीखना ही पड़ेगा और बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा. So F without arrow, F without arrow, ऐसा नहीं है कि हम अब एरो वाला सीख लिए हैं तो बिना एरो का यूज नहीं करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन दोनों में क्लियरली डिफरेंस पता होना चाहिए. जब भी तुम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताते हो, और देसी लैंग्वेज में बोलूं कि जब भी तुम वैल्यू के साथ साथ आई जे के लिख, तो मतलब तुम डायरेक्शन की बात कर रहे हो. तो उसको जब तुम सिंबल देखो, इसको जब तुम सिंबल दोगे, तब तुम बिना एरो के नहीं दे सकते. दैट इज रॉन्ग. अभी बताता हूं पूरा डिटेल. बट जब हम कह रहे हैं फोर्स इज 4 आई कैप न्यूटन, तो हमारा मतलब है कि फोर्स का वैल्यू है 4 न्यूटन एंड इट इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, इट इज अ फोर्स ऑफ, दिस इज व्हाट, अ फोर्स ऑफ
a force of 4 Newton acting along positive direction of x. तो ये फोर्स है कहां पे? ये फोर्स है ये फोर्स है ना, मतलब एकदम सर एक्स एक्सिस पे ही लगी हुई है अलोंग, मतलब देखो जब हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे से कोई पूछे कि ये जगह कहाँ पर है, मैं कहूंगा इधर, है ना, लेकिन जो बंदा मेरे आगे खड़ा है वो भी तो यही बोलेगा इधर, और जो थोड़ा इधर खड़ा है वो भी तो यही बोलेगा इधर, और जो थोड़ा इधर खड़ा है वो भी यही बोलेगा इधर। मतलब ये डायरेक्शन ये कहीं से भी बता दो। इसलिए 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 दिस इज अ फोर्स, दिस फोर्स ये है ना, ये 4 आई कैप, दिस इज द फोर्स ओडी। इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये फोर्स को कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर ओडी, वेक्टर ओडी। ओडी एक वेक्टर है, ओडी एक वेक्टर है which is a vector of magnitude 4 units and it is acting along positive direction of x axis. but अगर हमने मान लिया ये x axis है, याद रखना सिर्फ ये लाइन x axis नहीं हुई, फिर हमने मान लिया ये x axis है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव x axis है, so this is also ये वाली फोर्स ये भी यही है, इसके बराबर ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है, ये एरो अगर मैं लगा दूं तो सब में दिस इज आल्सो सेम फोर्स, सेम फोर्स, सेम फोर्स, ये सारी इधर है बराबर। खाली को वेक्टर पोजीशन को कहीं भी बना दो उठा के, दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो एरो की लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो तो 4 रहेगा नहीं, 4 मतलब इतना, तो 4 आएगा अपने। हाँ 4 मतलब इतना, एंड दिस लेंथ शुड नॉट बी चेंज। दूसरा डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, ये नहीं कि तुमने यहाँ पे अगर ऐसे बना दिया तो दैट इज नॉट फॉर आई, यहाँ पे ऐसे बना दिया दैट इज नॉट फॉर आई। इतनी लेंथ का एरो इस डायरेक्शन में जो पॉइंट कर रहा है, चाहे वो कहीं पॉइंट कर रहा हो, चाहे वो सामने वाली दीवार पे पॉइंट कर रहा हो, किसी भी रेफरेंस पॉइंट, इसी लेंथ का एरो अगर इधर पॉइंट कर रहा हो तो वो 4i कैप है। हम जब अपना एक्स और वाई डिसाइड करते हैं ना, हम जगह नहीं डिसाइड करते, हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। मैं जब यहाँ पर एक्स और वाई बनाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि यही एक्स रहेगा, मैं कह रहा हूँ इधर एक्स रहेगा, अब वो इधर कहीं पर भी हो सकता है। मतलब सर ये जो हमारा ओडी वेक्टर है इसको हम आगे ऊपर भी रख देंगे तो वो 4 आएगा। यस, अगर हम इसको कहीं भी बना देंगे, अगर हम इसको कहीं पर भी बना देंगे, एरो की लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए एंड डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, so that will always be 4i कैप। और हम ऐसा करने वाले हैं अपने डायग्राम्स के अंदर, रिजल्टेंट निकालने हम करने वाले हैं। वेक्टर को पैरेलली वी कैन शिफ्ट एनीवेयर ऑन द डायग्राम, पूरे पेज पे इधर बना लिया, इधर बना लिया, इधर बना लिया। वेक्टर अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं हो सकता, फिर इसको उठा के ऐसे कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, उससे कोई फर्क नहीं। So when we write 4i cap Newton, then it is a force of 4 Newton which is acting along positive x-axis. तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात से डायरेक्शन भी बता दी। यही तरीका है डायरेक्शंस को मैथमेटिकली बताने का। लेकिन हम अगर अब देख लें सही नोटेशन क्या है और गलत नोटेशन क्या है। अगर हम लिख रहे हैं f के साथ एरो लगा के और मैंने लिखा 4i cap Newton, so it is correct, it is a correct notation because मैंने फोर्स के ऊपर एरो लगाया और मैंने इधर i cap लगाया because
अब मैंने इधर 4 और आई कैप दोनों लगाए तो मैं मैग्नीट्यूड भी बता रहा हूं और डायरेक्शन भी बता रहा हूं। तो सिंबल रिप्रेजेंट्स ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट करता। उसके ऊपर एरो जब लगता है तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होती है। तो अगर तुम लिख रहे हो ऐसे, अगर तुम लिख रहे हो ऐसे, फिर ये गलत हो जाएगा, ये गलत है जो मैंने अभी लिखा, क्योंकि तुम इधर एफ लिख रहे हो तो तुम कहना चाहते हो कि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, लेकिन इधर तुमने आई कैप भी लगा दिया। तुम्हें पता है ना LHS should always be equal to RHS, but this is not vector, this is not vector, this is scalar। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का भी जब हम लोग डायरेक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, तो वो सिर्फ स्केलर की तरह एक्ट करता है। सो इट इज अ स्केलर। और इधर ये क्या है, वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर को तुम इक्वेट करा रहे हो, वो तो हो ही नहीं सकता। पूरा वेक्टर तो ये तभी बनेगा जब तुम उसमें ऊपर एरो लगाओगे। अब ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। ये सब गलती करते हैं बच्चे, तुम मत करना, हर बच्चा करता है। वो काट देते हैं फिर टीचर, जब भी नंबर नहीं आते घर में। ये सही है कि गलत? अब देखो तीसरा, ये एरो लगा दिया मैंने, लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं केवल 4 न्यूटन। ये गलत है। मैंने एरो लगा दिया, यानी कि मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताऊंगा। इस साइड वेक्टर हो गया, इधर स्केलर। अब उधर वेक्टर हो गया और इधर स्केलर हो गया। मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताऊंगा, लेकिन मैं बता सिर्फ मैग्नीट्यूड रहा हूं। ये गलत है, इस पे नंबर कटेंगे बिल्कुल 0 अंडा मिलेगा। और अब एक तरीका है कि तुम्हें बहुत ही शौक हो कि नहीं हम तो एरो ही लगाएंगे, लेकिन हमें फिर भी मैग्नीट्यूड बताना है। तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया है कि अगर तुम एरो लगा के मॉड लगा देते, ये मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, 2 डंडे लगा दिए ऐसे, तो फिर तुम लिखते हो 4 न्यूटन। सो दैट इज करेक्ट। सर हम डायरेक्शन मतलब साइन से नोट करते हैं, मॉड से साइन पॉजिटिव। हाँ, मॉड से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। कौन सी सही है कौन सी गलत है, बिल्कुल उसमें फर्क करते हुए चलना आगे। वेक्टर scalar cannot be equal to vector, vector cannot be equal to scalar, and this is scalar because this is magnitude, और ये भी स्केलर है। ये मत कर देना कि तुम f लिख रहे हो, एरो लगा नहीं रहे, फिर भी ये लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका कोई फायदा भी नहीं। जब तुम एरो लगा ही नहीं रहे, तो तुम्हें मॉड लगाने की क्या जरूरत? जब तुम एरो नहीं लगा रहे तो मतलब तुम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, और तुम मॉड लगा के अरे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो तो हमें वैसे ही पता है कि तुम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। ऐसे केस में फिर मॉड लगाना हाँ यूजलेस है, गलत नहीं है, यूजलेस। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको मार्क्स कर सकते, ये गलत नहीं। इससे हम सेम इंफॉर्मेशन 2 बार दे रहे हैं, इससे हम सेम इंफॉर्मेशन 2 बार लेते हैं। हम 2 बार बता रहे हैं कि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 2 बार बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन गलत नहीं। ये गलती हो जाए, ये बिल्कुल गलत, ये इलॉजिकल है, टेक्निकली गलत, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज है। फॉर एग्जांपल अब जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हम लिख रहे हैं आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो माइनस आई कैप इज व्हाट, इज प्लस। So if this force is minus 4 I cap, then it is again a force of 4 Newton, but acting along a negative axis. समझ गए? और not only for force, ये 5 हमने वेक्टर्स लिखे हैं, सबका एग्जांपल हम लें। सपोज मेरे को दे रखा हो कि a velocity of a body is -3 k cap meter per second। इस बात का मतलब क्या है? उसमें ना के कैप लिखा, के कैप लिखा है, आई के
minus velocity is 3 meter per second along negative z axis. यस, ये है एक ऐसी बॉडी की वेलोसिटी विच इज moving in the negative z direction with a velocity of 3 meter per second. नेगेटिव का वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वैल्यू रियल वर्ल्ड में फिजिकल एंटिटीज की वैल्यूज कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती. नेगेटिव वैल्यूज आर ऑलवेज इमेजिनरी वैल्यूज. नेगेटिव एक्सिस वाई किसी भी एक्सिस की नेगेटिव वाली साइड को भी कॉल्ड इमेजिनरी साइड, है ना. ये नेगेटिव का वैल्यू से कभी कोई लेना देना नहीं होता. इट इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट फॉर डायरेक्शन. ठीक है. और तो ये एक ही बार में वैल्यू और डायरेक्शन. यस, तो ये है आई जे के का फंडा. तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. ऐसा नहीं कि हो गया काम शुरू हो गया, तुमको आइडिया लग गया कि अच्छा आई जे के ये, क्योंकि खत्म कैसे हो सकता है. क्या हमेशा सारे वेक्टर, सारी क्वांटिटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेंगी वो अलोंग द एक्सिस ही गिवन रहेंगी? बीच में भी तो हो सकती है. व्हाट अबाउट दिस वेक्टर? ये भी तो कोई वेक्टर होगा, ये भी तो कोई फोर्स हो सकती है, ये भी तो कोई वेलोसिटी हो सकती है, ये भी तो कोई एक्सेलरेशन हो सकती है. इसका क्या? सो इसमें अब है एक कहानी. सपोज बीच में कोई है और हमें हर चीज क्यों के साथ समझनी है. यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसे बता के छोड़ी जा सकती हैं कि ऐसे होता और तुम्हारा काम भी चल जाएगा. ऐसा नहीं कि उससे काम नहीं चलेगा. मैं तो बता दूं ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग तभी होंगे जब तुम्हें हर क्यों का जवाब पता हो. अब देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर बीच में हो तो क्या करना. इधर हो तो उसके साथ हमने जे कैप लगाना है, इधर हो तो हमने आई कैप लगाना है, इधर हो तो हमने के कैप लगाना है, अंदर की तरफ हो तो माइनस के कैप लगाना है, इधर माइनस आई कैप लगाना है और इधर माइनस जे कैप. बट इसका क्या? ये भी तो है बेचारा वेक्टर. ये वेक्टर क्या है? इज इट आई कैप, जे कैप, के कैप? क्या लगाएं हम? एक्स और वाई बीच में बीच में है, ठीक है. इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? इसके लिए बहुत जरूरी है इस पॉइंट का पता होना जिस पे ये एक्ट कर रहा है. वो इस केस में भी जरूरी था. अगर मेरे को ना पता हो कि ये 4 है तो मैं थोड़ी बता पाऊंगा ये 4i क्या है. तो वेक्टर की दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. वन पार्ट इज कॉल्ड टेल. ये है इसकी टेल. And this part is called head. ठीक है. और किसी भी वेक्टर का नाम जब रखा जाता है तो पहले वो अल्फाबेट आता है जो टेल पे है. जैसे ये O है और ये P है, so this vector is called OP. Not PO. इसको हम PO ही बोलते. This is OP. PO तो ये हो. This is OP and this is called only if O is origin. Only if O is origin. तो हम लिखेंगे this is called position vector. Position vector of point P. Position vector of point P. If O is origin. If that
मतलब अगर किसी भी वेक्टर का टेल ओरिजिन पे हो, ओरिजिन क्या होता है हमने जो ली हमारी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वो भी हमारा लिया हुआ, तो अगर टेल जो है वो ओरिजिन पे हो तो हेड जिस पॉइंट पे होगा ये पूरा वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, बिकॉज ये उस पॉइंट की पोजीशन बताएगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये ओरिजिन है, मैं किसी जगह के बारे में बताता हूँ बोरी, तो मैं पोजीशन ही तो बता रहा हूँ, बोरी 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 पोजीशन बता रहा है कि ये पॉइंट किधर था, so that is position vector, right? And अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है किसी पॉइंट का तो तुम्हें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। बिना कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर निकालना है नहीं निकाल सकते, बिकॉज पोजीशन का मतलब कोऑर्डिनेट्स। तुम जरा सोच के देखो, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हें जब 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई गई थी तो तुम्हें एक टेबल का एग्जांपल दिया था एनसीईआरटी में कि टेबल पे कुछ पड़ा हुआ है, एक कोने से मुझे उसकी पोजीशन बतानी है तो मैं उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूँ, टेबल की एक साइड को एक्स और दूसरी को वाई ले। वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर। तो इफ दीज पॉइंट्स आर, ये तो अभी प्लेन में है एक्स कॉमा वाई, देन OP is xi कैप प्लस yj। बहुत आसान है, मुश्किल है क्या? बट इसमें दो का आ जाता है। अगर तुम्हें x और y कोऑर्डिनेट्स पता हो पॉइंट के, तभी तुम उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। लेकिन तुम जब उसका पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो तो जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ x लगाना है, i कैप लगाना है, और जो y कोऑर्डिनेट है उसके साथ j कैप लगाना है, और दोनों को ऐड कर। सर इसमें x और y कांस्टेंट ही है ना, मतलब कोई भी दे कैन बी कांस्टेंट, दे कैन बी चेंजिंग, राइट? अभी चेंजिंग वाले की बात करेंगे। लेट अस सपोज दैट x and y are constant, x and y are fixed constant values of that point, coordinates of that point, so that OP vector is xi cap plus yj cap। for example अगर हमारे क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक फोर्स है 3i कैप प्लस 4j कैप। देखो वेक्टर अलजेब्रा पूरा सिर्फ इसलिए बनाएगा ताकि डायरेक्शन पता चल जाए, और डायरेक्शन तो अपने को फिर पता चल ही रही है ना। अगर वो बोलता है कि फोर्स है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो सुनने वाले को पता चल गया कि ये 3,4 पॉइंट पे एक्ट कर रही है फोर्स ओरिजिन से। दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन, जो कि ऐसी होगी वो फोर्स। ये है ना ये वाली फोर्स, यही फोर्स हो गई 3,4 पे एक्ट कर रही है। दैट मींस दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज 3,0 and this point is 0,4, this point is 0,4, है ना? बड़ी नोट करने वाली चीजें छोटी छोटी, ये नहीं अभी जो बताऊं। सर जैसे तो फिर जो ये ओरिजिन से 3,0 वो 3i का, यस दिस वेक्टर इज 3i कैप, वो तो अपने को पता ही है। दिस वेक्टर ये कितना है और ये कितना है, ये वाला वेक्टर 3i कैप है और ये वाला वेक्टर
4 जे कैप है और ये इन दोनों का सम है। तो जो बीच में होता है ना, हम उसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लगा देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप लगा देते हैं, दोनों के बीच में प्लस लगा देते हैं। अब इसमें सारी बातें क्लियर होती हैं कि बीच में प्लस क्यों है, ये नहीं समझ में आता। व्हाई वी आर एडिंग दीस टू वेक्टर्स। हालांकि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को उठाता हूं तो तुम बता नहीं सकते हो कि बीच में प्लस का साइन क्यों। ठीक है, एक ये पॉइंट है 3,4, तो ठीक है, कहीं ना कहीं 3 आई कैप का रोल है, कहीं ना कहीं 4 जे कैप का भी रोल है, लेकिन बीच में प्लस क्यों? मल्टीप्लाई भी हो सकता, दिस कैन आल्सो बी 3 आई कैप स्टार 4 जे कैप, तब भी पता चल जाता, तब भी तो पता चल जाता, तब कौन सा कमी आती पता चलने में। दिस कैन बी 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, दिस कैन बी 3 आई कैप डिवाइडेड बाय 4 जे कैप, दिस कैन बी 3 आई कैप, बीच में कुछ भी सिंबल 4 जे कैप, बट हमने प्लस क्यों डाला? क्योंकि प्लस ही डलेगा, प्लस हमने तुक्के में नहीं डालना है कि चलो कुछ भी डालना प्लस डालो। प्लस डालने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, इसके लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की कहानी क्या? देखो, ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा, एक एग्जांपल बताया बॉक्स वाला, है ना, कि एक बॉक्स पे फोर्सेस लग रही है। मान लो ये बॉक्स फिर से आ गया हमारा, ये बॉक्स आ गया वापस, ये बॉक्स रखा है और इस बॉक्स पे ये जमीन पे रखा है, ग्राउंड पे, और इस पे जब हमने इधर फोर्स लगाई 10 न्यूटन और दूसरी भी लगाई इधर 10 न्यूटन, तो वो ऐड हो गई, क्योंकि इधर से भी 10 फिर 10 तो टोटल 20 तो ऐड हो गई। लेकिन अगर हमने 10 इधर लगाई तो क्या हो गई? कैंसिल हो गई, 10 माइनस 10 0। तो ये जो जब दो वेक्टर्स या दो फोर्सेस कह लो, क्योंकि वेक्टर का जब भी मैं फंडा समझाता हूँ फोर्स का एग्जांपल ज्यादा लेता हूँ, वो अच्छे से समझ में आती है बात। जब भी दो फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट करती हैं, उनका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा, क्योंकि उसको हम सम तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐड थोड़ी हो रही है, ऐड तो पहले केस में हो रही थी, अब क्या हो रही है? सबट्रैक्ट हो रही है। सो जो आंसर आता है ना, कि जब दो वेक्टर एक साथ एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे, तो जो आंसर आता है उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो इस केस में रिजल्टेंट है 0 न्यूटन और इससे पहले वाले केस में रिजल्टेंट था 20 न्यूटन, सो वी कॉल इट रिजल्टेंट। और वो रिजल्टेंट हमें सोचना पड़ता है, अच्छा सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दो, और पंगा तो तब पड़ेगा जब मैं कहूंगा इधर है, तीसरी वाली फोर्स इधर है, क्या करोगे? तब तो नहीं कुछ कर सकते ना। एक आम आदमी को जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी, एक आम आदमी को जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी, उसे दो बातें पता है कि सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो और अपोजिट में तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो आम आदमी को भी पता है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात, दो बंदे धक्का दे रहे हैं बॉक्स को, तो वो कहेगा भाई उधर से मत दे, मेरी हेल्प करा इधर से दे।
तो ये बात तो पता ही है कि दोनों एक तरफ से देंगे तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, दूसरी फोर्स ऐड तो सेम डायरेक्शन में होगा। 90 डिग्री पे अगर होगा तो क्या होगा, 60 पे होगा तो क्या होगा, 61 पे होगा तो क्या होगा, 62 डिग्री पे होगा तो केसेस तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये बात पढ़ने के लिए, इसका आंसर बताने के लिए फिर फिजिक्स पढ़नी जरूरी है, क्योंकि आम आदमी दो ही बातों को बता सकता। अब 90 डिग्री पे हो तो नहीं बता सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा। तो हमने सोचा कि यार बड़ी बड़ी गड़बड़ होगी, ऐसे तो हर केस में हम लोग सोचते ही रह जाएंगे, सेम डायरेक्शन में ऐड करो, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट करो, 90 डिग्री पे ये करो, 30 डिग्री पे ये करो, 45 डिग्री पे करो। तो हमने बड़ा आसान तरीका, हमने बोला कुछ नहीं करना, ऐड करो। बट मेक श्योर कि ऐड करने से पहले वो वेक्टर फॉर्म में, समझ आई बात? एंड कन्वर्ट देम इनटू वेक्टर फॉर्म एंड जस्ट ऐड देम। फॉर एग्जांपल, जब दोनों सेम डायरेक्शन में थी, दोनों इधर थी, दोनों ही 10 आई कैप थी, तो आंसर आया 20 आई कैप। और जब एक इधर थी तो 10 आई कैप थी, और जब दूसरी इधर थी तो -10 आई कैप थी, तब भी हमने ऐड, प्लस माइनस, हाँ तब भी हमने ऐड ही किया। तो रिजल्टेंट निकालने का फंडा, इफ वी आर यूजिंग ओनली स्केलर्स, मतलब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम वेक्टर अलजेब्रा लगा ही नहीं रहे, तो हमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, अरे इधर है अच्छा ऐड करो, अपोजिट है सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन अगर हम सबको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें दिमाग ना लगाना पड़े। ये हमने फंडा बनाया है कि कन्वर्ट देम इनटू वेक्टर फॉर्म एंड जस्ट ऐड देम, तो आंसर सही आ रहा है। हमेशा वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐड, हमेशा वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐड होगा। ये इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है ना, आधे बच्चों को पता ही नहीं, फिर उनसे क्वेश्चन नहीं होते। हर केस में वेक्टर्स के रिजल्टेंट निकालने के लिए भी जो रूल है ना, उनका नाम रिजल्टेंट निकालने के लिए रूल नहीं है, वो सम निकालने के रूल्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेसिकली वो रिजल्टेंट निकालने का लॉ है, बट दे कॉल इट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चे पूछते हैं सर ऐड थोड़ी हो रहा है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं, जब तुम वेक्टर में कन्वर्ट करते हो तो वो ऐड ही होता है। तो अगर मैं कहूं कि ये फोर्स जो है ये 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप है, तो कितनों को बात समझ? मैं कहता हूं दिस फोर्स इज 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, because this is positive x-axis, so this force is 10 I cap, and this is negative x-axis, and this is negative y-axis, so this is minus 10 j cap. Just add. हम कह रहे हैं कि जब सेम डायरेक्शन वाली ऐड होती है, अपोजिट डायरेक्शन वाली भी ऐड होके आंसर आता है, तो ये भी ऐड होके आंसर आना चाहिए। अब कोई बोले ये ऐड तो हो नहीं रही, ना हो, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल एंड करेक्ट आंसर। इससे आगे हमें जाना ही नहीं है, दिस इज द फाइनल एंड करेक्ट आंसर, 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। ऐड थोड़ी होंगे, जैसे पॉलिनोमियल एक x में एक y में आगे थोड़ी ना ऐड होगी, बट है तो ना, वो पूरा पॉलिनोमियल तो है। सो दिस इज 10 आई कैप माइनस 10 जे, इसलिए वहां पे ऐड हो रहा है, बिकॉज ये फोर्स दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है। ये जो फोर्स है ना, ये जो यहाँ एक्ट कर रही है, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन इज 3 आई कैप एंड वन इज 4 जे कैप, सो ऑब्वियसली दिस शुड बी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसलिए एक वेक्टर जो x, y पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, दैट शुड बी x आई कैप प्लस y जे कैप। ये प्लस हमने ऐसे नहीं लगाया तुक्के में, आंसर ही प्लस करके आता है, चाहे वो डायरेक्शन किसी में। और ये हमने अपना काम आसान करने के लिए बना। इसके ऐसे ऐसे जब वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं ना, फिर हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हम सबको ऐड करते हैं। और ये थोड़ा एब्सर्ड लग रहा होगा अभी कि चलो मान लेते हैं सर कि ये 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप है,
लेकिन फिर भी अजीब लगता है पढ़ने में कि फोर्स जो है वो 10 i कैप माइनस 10 j कैप है। इतना इंफॉर्मेटिव लग नहीं है, बिकॉज ये जो फोर्स इन दोनों के मिला के जो फोर्स आई है उसकी अपनी खुद की भी तो कुछ वैल्यू होगी, समझ रहे हो? चलो ठीक है 10 i कैप माइनस 10 j कैप, बट है तो वो एक सिंगल फोर्स जो इन दोनों के रिजल्ट से हमें मिलेगी, दैट इज अ सिंगल फोर्स, उसकी अपनी भी तो कोई वैल्यू होगी। खाली इसी से रिप्रेजेंट कर सकते उसको हम खाली इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसकी खुद की भी तो कुछ वैल्यू है, 10 न्यूटन 15 20 न्यूटन कुछ तो है, वो भी इसी में हिडन है, इससे वो भी आ जाती है, इसका इतना फायदा है। बट हम अब आगे की चर्चा कल करेंगे, अभी के लिए बहुत है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। अब मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर निकालना किसी भी वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ट्रायंगल लॉ, बहुत कुछ बचा है, तो मिक्स अप हो जाएगा। अभी तुमने सिर्फ इतने पे फोकस करना है। रिकॉर्डिंग की लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसको दोबारा देखना है, और जो जो मैंने बातें कही हैं वो सारे अपने दिमाग में बिठा के कल सेम टाइम लॉग इन करना है 3:45, इसके आगे की बात, ठीक है।